नमस्कार दोस्तों, पहला मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में ठंड भी बढ़ रही है, न्यूज की गर्माहट भी है, कई तरह की खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। मैं भी लगातार पहुंचाने का काम करता हूं, लेकिन एक खबर देश के फलक पर खूब चर्चा में है इस वक्त। मनरेगा का नाम बदला गया और उसके बाद उस पर चर्चा, सदन में बहस तमाम हुई। अब इस बहस के बीच में हमारे प्रदेश से, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट साहब बड़े मुखर होके बता रहे हैं कि भैया, नाम बदलने से और इससे योजना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राम जी बोलिए, कुछ इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन उन सबसे इतर बहुत सारे सवाल मन में हैं हमारे सांसदों की कार्यशैली को लेकर, और कि हमारे सांसद हमारे प्रदेश के उन तमाम ज्वलन मुद्दों को क्या संसद में जगह दे पाते हैं, उन पर सवाल कर पाते हैं। जब तक सवाल करिएगा नहीं, तब तक जवाब मिलेगा नहीं, ये तो आप समझ जाइए। लेकिन चाहे वो लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, कितनी सक्रियता उनकी है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं जानने और समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सबका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ रतुड़ी जी हैं, आरपी रतुड़ी जी बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। आप लोग काफ़ी वरिष्ठ हैं, और वो अपने उत्तराखंड की राजनीति को समझते भी हैं। यहाँ के सांसदों और विधायकों की कार्यशैली पर भी आप बढ़िया तरीके से बता सकते हैं मुझे और जनता को कि कैसे काम करते हैं बढ़िया। लेकिन उससे पहले मैं अजय भट्ट साहब का एक बयान संसद का वो दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देखिएगा। नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? टेंशन गलत। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? इंटेंशन कहाँ गलत है, एक बड़ा सवाल। भैया, योजनाएं बदली, नाम बदले, काम बदला, धाम बदला, लेकिन हमारे प्रदेश के सांसदों की कार्यशैली का ढंग नहीं बदला, मुझे ऐसा लगता है। ये तमाम बहस हम लोग देखते हैं और संसद में हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दों को हमारे सांसद साहब उठाएं, ताकि केंद्र से डबल इंजन का जोर लगे तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो। रतुड़ी साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं, अरुण शर्मा जी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरीके से सांसदों का काम होता है, कैसे वो मुद्दे उठाते हैं, सवाल करते हैं तो फिर उसका जवाब मिलता है। और सवाल करेंगे ही नहीं तो फिर जवाब मिलेगा कैसे, कौन जवाब देगा, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, बड़े विकट सवाल हैं। आप लोगों ने देखा होगा बीते कुछ वक्त में हमारे पहाड़ के लोग गुलदार भालू के डर में जी रहे हैं। हमारी बहादुरी की मिसाल देने वाला ग्राम प्रहरी 2000 रुपया महीना जो तनख्वाह पाता है, वो तनख्वाह के लिए तरस रहा है। आपदा के बाद घोषित 1200 करोड़ जमीन पर शून्य हो गए, और सत्ता और संसद में हमारे सांसद साहब किस तरह के सवाल करते हैं, किस तरह के ठहाके लग रहे हैं, किस तरह का मजाकिया अंदाज में वो राम जी के सहारे नैया पार लगती है, ये बता रहे हैं। इसके अलावा भी कई सवाल हो सकते हैं, और भी कई चीजें हो सकती हैं जिससे डबल इंजन का जोर लगे तो हमें बहुत आसानी होगी उन कठिनाइयों से निपटने में। लेकिन उन सबसे इतर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है, मसला कुछ और ही है। रतुड़ी साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। थोड़ा समझाइएगा, बताइएगा। अब तक 10 साल तो हो गए, ये 10 साल का ही अगर हम खाका खींचें, थोड़ा सा पूछें हमारे 8 सांसदों के बारे में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में कौन कितना सक्रिय रहा और कितनी बातें हुई बल अपने पहाड़ के मुद्दों की। ये राम जी वाले मसले पर तो ये मसला देश के फलक पर हो गया कि भाई मनरेगा का नाम बदल दिया इन्होंने, ये कर दिया, उसका कितना फर्क पड़ेगा। हम तो अपने सांसदों के सवाल ना पूछने को लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए पंकज जी, पूरी हमारे जितने भी सांसद हैं, निश्चित तौर पर बड़ी सक्रियता से समय समय पर जो भी उत्तराखंड के हितों की बात होती है उसका प्रश्न वो लोकसभा और राज्यसभा में उठाते हैं। अभी आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने और
बलूनी साहब ने जो अभी आपने जिक्र किया कि जंगली जानवरों से और मानवों के बीच के संघर्ष के मामले में उन्होंने सदन पर केंद्र सरकार से इस संबंध में योजना बनाने की बात की थी कि किस तरह से भाई ये हिमालय राज्य है और बॉर्डर का अति संवेदनशील राज्य है, इस पर अगर हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो गांव खाली हो जाएंगे। इस बात पे उन्हें गंभीरता से रखा। आपने देखा हो कि रानी साहिबा ने किस तरह से वो टिहरी इंजीनियरिंग कॉलेज की और बहुत सारे ऐसे हैं मेडिकल कॉलेज की, इस तरह की बातें अपने संसद पटल पर रखी हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं। और वर्तमान में जहां तक ये अभी मनरेगा की बात है, तो इससे नाम बदलने से नहीं बल्कि काम ऊंचे होने चाहिए। जो 100 दिन का रोजगार गारंटी थी वो 125 दिन की गारंटी हो गई। गांव को इसमें भागीदारी देने का अभी तक नियोजन में बड़ी दिक्कतें थी। तो आप देखिए कि उन्होंने इसमें एक प्राविधान कर दिया कि जल संयोजन का कि आप किस तरह से इसकी योजना बनाएं और मनरेगा के माध्यम से आप गांव में जल संरक्षण की बात करेंगे। आपदा में कोई ऐसी घटना, पहले वो निर्भर करना पड़ता था कब आएंगे कब व्यवस्था होगी, अब ग्राम समाज को इस बात में मनरेगा के अधिकार में दे दिया है कि आप तत्काल राहत के लिए कोई भी योजना तुरंत बनाएं, आपको इसमें अधिकार दे दिया। तो केवल नाम बदलने से अब वो कांग्रेस को राम जी से परहेज हो सकता है। भगवान राम तो हमारे प्रभु राम है, गांधी जी हमारे महापुरुष हैं, गांधी जी हमारे महापुरुष हैं। जानना चाहता हूँ ना, थोड़ा समझिएगा थोड़ी सर, कि अगर राम जी के नाम से संकट दूर हो जाते हैं, समाधान हो जाता है, गुलदार भाग जाता है, जो बजट मोदी जी देने के लिए धराली थराली आपदा ग्रस्त इलाके के लिए बोल के गए थे वो बजट आ जाता है ना, और जो अपना ग्राम प्रहरी है जो 2000 रुपये तनख्वाह के लिए तरस जाता है, वो चीजें अगर हो जाती हैं राम जी का नाम लेने से, तो बेटर है कि हम राम जी जपें। फिर तो वोट लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, भट्ट साहब को भी नहीं जाना चाहिए। अब एक तरफ महेंद्र भट्ट साहब हैं, वो भी पंडित, इधर अजय भट्ट साहब वो भी ब्राह्मण आदमी आपकी तरह। भाई एक कुंडली देखने की बात करते हैं, उनकी कुंडली में यह दोष है वो दोष है, दूसरे बोलते हैं कि राम जी करिए समाधान हो जाएगा। धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। समझाइएगा ये कौन सा माहौल, कौन सा समाधान है उत्तराखंड के लिए कि आप कोई कुंडली देखे, कोई राम जी जपने के लिए कहे। और मैं जब बताऊं कि इन योजनाओं को लेकर आपने क्या कहा, क्या किया, पिछले 10 साल में कौन सी आवाज उठाई, मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर बडूनी साहब बोले, एक बार बोल के सवाल करके अच्छा लगा, लेकिन मुझे जवाब चाहिए था। मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो मोदी जी ने आपदा प्रभावित ग्रस्त इलाकों के लिए बजट की बात की थी वो कहा, उस पर सवाल नहीं हुआ। पर्यटन योजनाओं को लेकर पिछले बीते 10 साल में कौन सी मुखर बात संसद में उठी कि भैया हमारे उत्तराखंड को थोड़ा इस तरह से जोड़िए, आप लोगों को याद होगा तो बताइएगा ना। एसडीआरएफ एनडीआरएफ फंड का खेल है, वो आंकड़े अलग आते हैं, कुछ कहा अलग जाता है, उसके लिए कोई बातचीत नहीं होती। तो कई मुद्दे हैं जो जिन पर बात होनी चाहिए थी, इसके अलावा भी हो सकते हैं, आपके संज्ञान में भी होंगे। लेकिन आप बताइए क्या करना है, राम जी जपने से हो जाएगा? तो आप भी राम जी कहिए, उत्तराखंड की सत्ता में वापसी हो जाएगी। धीरेन्द्र जी देखिए, ये जो नाम बदला गया है इससे सारा देश स्तब्ध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो राष्ट्र के लिए सेवाएं हैं और जिसका उनका लंबा इतिहास है, ये बहुत ही दुखद है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है आज भारतीय जनता पार्टी निशाना बनाने पे लगी है। कुछ साल पहले एक बार जब चुनाव आयुक्त थी राधा रतूड़ी जी, तो वहां एक मीटिंग हुई थी, तो मनरेगा को लेकर कोई एक सर्कुलर वहां पर आया था। तब मैंने देखा कि उसमें नरेगा लिखा हुआ था, मनरेगा नहीं लिखा था। तो मैंने मीटिंग में उसी टाइम इसका विरोध किया था। ठीक है। और उसी टाइम राधा रतूड़ी जी को नए पेपर्स प्रिंट कराने पड़े थे। ये बड़ा खेद का विषय है
कि बजाय मेरा सवाल थोड़ा हटके था धीरेन्द्र सर, मेरा सवाल थोड़ा हटके था। मैं आपको सुना रहा हूँ, बाइट आपने सुनी नहीं, आप थोड़ा सा देरी से आए ना, तो देखिए और सुनिएगा। हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो इंटेंशन गलत राम के नाम में नहीं है या योजना के नाम में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के सांसदों की इंटेंशन क्या है उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर? उत्तराखंड के कितने मुद्दे संसद में बीते 10 साल में उठे, चाहे वो राज्यसभा के सांसदों द्वारा या फिर वो लोकसभा के सांसदों द्वारा। मैं इनकी सक्रियता को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अरे आप की में है, आपकी नजरों में है, इससे क्या पूछना? आप इस बात को छोड़िए, इनका इतना काला इतिहास है संसद का। जी जब सुषमा स्वराज उत्तराखंड से यहाँ से राज्यसभा में गई थी, पंकज जी आपको जानकर हैरानी होगी, 2013 में, अब इस घटना को 12 साल हो गए, एक दिन भी उन्होंने उत्तराखंड आना गवारा नहीं समझा। इतिहास गवाह है। तो ये लोग उत्तराखंड को तो एक तरह से इन्होंने उसका पर्यटन का और उसका केंद्र बनाया हुआ है। उनके लिए उत्तराखंड कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सीढ़ियां चढ़ने का एक केंद्र बनाया हुआ है। सुषमा स्वराज जी के लिए कह रहा हूँ, अब ये जो यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए शायद इनको याद भी नहीं होगा, और ये भाजपा के वहां कार्यालय में कोई अगर रिकॉर्ड होगा 12 साल पुराना तो उसमें जाकर देख लें। मुझे आश्चर्य होता था कि वो यहाँ की हमारी प्रतिनिधि है, देश की इतनी बड़ी नेता हो गई और उन्होंने यहाँ आना गवारा नहीं समझा एक सांसद ने। आज भी जो हमारे सांसद हैं वो चॉकलेटी सांसद हैं, वो उस तरह के सांसद नहीं दिखाई देते। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारे हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई हैं, उत्तराखंडी है, भारतीय है, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह की वो लोग एक तरह से ढकोसला टाइप उस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। एक हमारे सांसद है, उनका क्या काम है, एक मंत्री के यहाँ चला जाना, फोटो खिंचवाना। अब चूंकि वो वहां पर मीडिया उडिया देखते हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको पता है 1005 लाख करोड़ रुपया हमारी इस सरकार का आरटीआई से आया कि केवल प्रचार पर उन्होंने खर्च कर दिया। आज अखबार टीवी सब उन्होंने गिरवी रख दिया है। तो ये लोग केवल प्रचार तंत्र में लगे हैं। आज का आप रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, टेलीविजन पर रैली चल रही है गोदियाल जी की, पहले आप के साथ थे ना, तो बेहतर जानते होंगे ना सुषमा स्वराज और इन तमाम लोगों के बारे में। मैं आपको बताऊं, आज गोदियाल जी की गढ़वाल में रैली हो रही है, देखिए कितनी भारी भीड़ है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं मैदान में लखनऊ में या क्या कहते हैं बागपत में अजीत सिंह की, चरण सिंह की रैली हो रही होगी। तो जनता की प्रतिक्रिया है, शेर बाघ गुलदार लोगों को जब खाने में लगे हैं तो लोगों में गुस्सा है, और गुस्से की वजह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथी सांसदों से विनम्र अनुरोध है कि संसद में धीरे धीरे टाइम हो रहा है ना, अब इतना समय तो हो ही गया। अब इतने समय में कितने सवाल कितने जवाब पाएबल हमने वो तो सवाल कर ही सकते हैं ना। और हमने देखा है नहीं कभी कांग्रेस वाले भी कोई पीछे पड़ जाएं किसी चीज के। अभी आप पौड़ी का जिक्र कर रहे हैं, आप लोग गए जरूर, भीड़ भी हुई, सब चीज हुई, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं हुई। मीडिया उसे फटाफट चला रहा है खबरों में, जबकि डिबेट का इशू होना चाहिए था, बड़ी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इस तरीके से वो दिखाई नहीं, प्रेजेंट ही नहीं कर पाए ना। आप लोग अगर इस तरह से नहीं, अगर आप चैनल्स की रिपोर्ट देखें, पार्टी के प्रवक्ता सभी चैनल्स पर बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि पहले ऐसा होता था, जब मैं कभी जनता दल का प्रवक्ता था तो वीएन गाडगिल और सीएम स्टीफन हमारे बयानों पर प्रतिक्रिया करते थे। आज उतने ऊंचे कद के ना तो राज्यों में प्रवक्ता है ना राष्ट्रीय स्तर पर। जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता उनको भी लोग जानते नहीं है। एक प्रवक्ता को परसों मैंने देखा एक एंकर ने उठाकर गेट आउट, निकले यहाँ से। तो ये उनकी हैसियत है। मुझे नहीं लगता कि पहले कोई एंकर की इस तरह कोई सीएम स्टीफन साहब या साहब को कोई कह सकता है। हम नेताओं का जिक्र करें, दोनों एक ही उसमें आप रख सकते हैं उन लोगों को। अरुण शर्मा जी बेहतर तरीके से जानते हैं, वरिष्ठ है मेरे, और कई संस्थानों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो वो उनको पता है कि आज का बदलाव सिर्फ सियासत में बदलाव नहीं आया है, मेरे प्रोफेशन में भी आया है, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ उसमें भी बहुत सारा बदलाव आया है। अरुण शर्मा जी, इस बदलाव के बीच हमारे सांसदों को रवैया बदला संसद में, या फिर वो भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है?
नहीं देखिए भाई, मैं ये तो कह सकता हूं कि पिछले कुछ समय से हाँ, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के सांसदों में कुछ चेतना ज्यादा आई है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वो खनन का मुद्दा उठाया, या हाँ, उसके बाद एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने राज्यसभा में, और लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में ये जानवरों के हमलों का मुद्दा उठाया। उसी तरह हम देखें कि रानी साहिबा ने भी मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, जिनको बिल्कुल शांत माना जाता था। अभी उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए सेंट्रल स्कूल मांगा है धर्मेंद्र प्रधान से, और उसके बाद लोकसभा में भी कुछ बोला है। उसी तरह अजय भट्ट भी बोल रहे हैं, या हम तमाम लोगों को देखें। है अजय भट्ट ने क्या क्या मांगा? कह रहे हैं? अजय भट्ट ने क्या मांगा? राम जी का नाम जपिए तो समाधान हो जाएगा। मैं मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये लोग लगातार अब अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे पे मुखर हो रहे हैं, जो पहले हमने कम सुना था। मुझे तो याद है धीरेन भाई सुषमा स्वराज की बात करते थे, और हमें तो ये बता दें कि कांग्रेस के कितने राज्यसभा सदस्य इस राज्य को बनने के बाद, जब जब आपकी सरकार रही, चाहे तिवारी जी की सरकार रही हो या उसके बाद विजय बहुगुणा हरीश रावत की सरकार रही हो, आपके जो राज्यसभा मेंबर गए वो कहां गायब हो गए? वो भी इस राज्य में फटक के नहीं गया। आप सुषमा स्वराज की बात कर रहे हैं, मैं तो वो तमाम लोगों की, देखिए चश्मे को एक आंख बंद करके नहीं देखना चाहिए, चश्मे को पूरा खुला रख के देखना चाहिए। अगर स्थिति है तो वो दोनों पक्षों की है, उसको एक पक्ष को निशाना बनाने की हमें जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इससे पहले हमने गाहे बगाए ही सांसदों का राज्यसभा या लोकसभा में कोई स्टेटमेंट मिलता होगा, या यह हो सकता है कि अब मीडिया की तकनीक लगातार चेंज हो रही है, तो इससे हमें जो आज वो बोल रहे हैं वो तुरंत मिल जा रहा है। पहले वो नहीं होता था, पहले कई दिन बाद पता लगता था कि ये चीजें वहां बोली गई है। तो अब जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो चीजें भी सामने आ रही है। अब देखिए, जो जहां बैठा है वो लाभ उठा सकता है। धीरेन भाई, आप भी दिल्ली बैठते हैं, पूरा लाभ उत्तराखंड में लेते हैं। वही स्थिति उनकी, जिनके बारे में आप कह रहे थे, उनकी है। उनके पास तो बड़ा इस टाइम पद भी है, भार भी है, तो ठीक है, वो उस मौके का फायदा उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। ये देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी सबको बराबर मौका देती है। अब कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम भाजपा में देखें या कांग्रेस में देखें, दोनों में आईटी सेल काम कर रहे हैं, और वो अपने नेता, चाहे वो लोकसभा में बोल रहे हो, चाहे राजीव गांधी जी बोल रहे हो, प्रियंका बोल रही हो, या खड़गे जी राज्यसभा में बोल रहे हो, या सोनिया गांधी राज्यसभा में बोल, या भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तमाम चीजें तुरंत निकल के हमारे सामने आ जाती है। उनमें वो चीजें भी है जो हमारे सांसद कह रहे हैं, वो तमाम चीजें। देखिए, किसी एक पक्ष की बात नहीं है, मैं सारी चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। एक चीज, पूरी चीज, अगर कोई बिल्कुल बर्निंग इशू है तो मेरे ख्याल से 1 मिनट में पूरे देश में चला जाता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहें। आज आप और हम ये डिबेट कर रहे हैं, रतुड़ी जी बैठे हैं, देवेंद्र भाई बैठे, हमारी डिबेट भी न जाने कितने लोगों तक चली जाएगी। ये टेक्नोलॉजी का माध्यम है। अगर 20,000 30,000 लोग हमारी डिबेट को देख ले तो बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, स्प्रेड होते हुए टाइम नहीं लगता। कोई चीज, अगर हमारे को कोई चीज इसमें इश्यू मिल जाए तो स्प्रेड होते हुए चीजों को टाइम नहीं लगता। जी भाई, ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। रतुड़ी जी से एक सवाल मेरा था, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, मैं आगे इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं अभी कहूंगा कि धराली आपदा जब आई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आए, एक बजट का उन्होंने जिक्र किया था। मैं ये चाहता था कि हमारे सांसद और हमारे दिल्ली जाते मुख्यमंत्री बार बार इस बात पर भी जवाब देते कि वो बजट का क्या हाल है, वो कहाँ तक पहुंचा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसमें कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या वो सालों बाद पहुंचेगा जब तक स्थिति बहुत और लोग उधार में डूब जाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे। थोड़ा बताइएगा, क्योंकि ये जो सांसदों का रोल इसमें मुझे ज्यादा अहम लगता है, क्योंकि वो दिल्ली में है तो ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। देखिए पंकज जी, जी सर, जब माननीय प्रधानमंत्री जी थराली आपदा और थराली आपदा का
अवलोकन करने के बाद गए तो तत्काल उन्होंने 1200 करोड़ रुपया उत्तराखंड सरकार को निर्गत कर दिए, जिससे प्राइमरी स्टेज पर उनके पुनर्वास का, उनके विस्थापन का और अभी जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए वो तत्काल निर्गत कर दिया गया था। इसमें भी हमारे सांसदों की बड़ी भूमिका, आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले तिब्बत के तरफ से या चाइना की तरफ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के जाने के बाद आपने देखा उत्तराखंड का कितना पर्यटन बढ़ गया। आपने माणा में और जो गुंजी, जो बिल्कुल एकदम इंटीरियर थे, आज वो प्रथम गांव बन गया। आज पर्यटक वहां दौड़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश का, क्योंकि ये प्रदेश जो है पर्यटन के, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो चाहे वो दूसरी तरह का पर्यटन हो, प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा है कि उत्तराखंड ये उत्तराखंड इस दशक का सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा उत्तराखंड होगा। सारे विकास की तरफ आप देखेंगे कि सड़कों का जाल, प्रधानमंत्री सड़क योजना में अभी पिछले दिनों ही 148 सड़कें अभी वो स्वीकृत हुई, उनका पैसा निर्गत किया गया। तो हमारे सांसद भी और माननीय मुख्यमंत्री जी 1200 करोड़ का जो जिक्र था उसके बारे में पूछना चाह रहा था। बाकी चीजें तो होती रहती है, तो प्रोसेस है। विकास कोई रुकने वाली चीज तो है नहीं। वो तो कांग्रेस की सरकार है, जब तभी पैसा आया ही होगा ना, वो तो आता ही रहता है। देंगे नहीं तो काम कैसे होगा? और मैं जानना नहीं, और पंकज जी यूपीए सरकार में जब केदारनाथ आपदा आई थी तो कितना पैसा उन्होंने रिलीज किया था, कितनी बड़ी वो थी, और कहाँ गया वो पैसा? केवल 12 करोड़ जो है कैलाश खेर को नचाने में लग गया। नीचे कंकाल थे, ऊपर नाच हो रहा था, डांस हो रहा था। तो ये वो काम अब नहीं हो रहा ना। वो कम से कम अब पुनर्वास में लगेगा, विस्थापन में लगेगा। नाचने और गाने में एक व्यक्ति को दराली में वो आपने निकाल लिए 147 लाशें। आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं। देखिए वहां पर हजूर, आप बहुत वरिष्ठ आदमी है, मैं आपके बीच में कतई नहीं बोलता, बड़ा सम्मान करता हूँ। जब आपकी बारी आए तो जरूर आप तो बहुत सीनियर लीडर है, बहुत अच्छी बात। अनर्गल बातें करें तो मुझे रोकने का मैं तो पूरा अधिकार है। जब आपकी बारी आए तो आप बताए ना कितने थे और कितने वहां तो 2500 थे। 2500 में जरा केदारनाथ 147 लाशें वहां पे दबी हुई हैं। उसके बाद वहां पर हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए हैं। ये गिनती, ये हमारी सरकार बहुत सक्रियता से, धार्मिक सरकार बहुत सक्रियता से काम कर रही है और आपको भी दिख रहा है। अब वो केवल जो है आंख बंद करके, जो अभी शर्मा जी ने भी कहा कि चश्मे का अगर नंबर खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। जी धीरेन्द्र जी, आप बोलिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ये जो कह रहे हैं कि वहां पर जो है बड़ा भारी वो हो रहा है, वो तो मैं आपको बताऊं, सुबह ही हर दूसरे दिन सुबह ही हमारे मुख्यमंत्री जी अपना कुर्ता पहनते हैं और हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाते हैं। यही स्थिति हमारे प्रधानमंत्री जी की है। संसद का सत्र चल रहा है और इथोपिया और दूसरे देशों का दौरा होने पे लगा हुआ है। आज मैं देख रहा था फिर उससे आगे भी किसी और देश में जाने लगे। मुझे लगता है कि ठीक है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करे, लेकिन देश को भी देखें, देश के अंदर हालात क्या है और देश की समस्याओं का क्या हल होने जा रहा है। आज जो ये कहा जा रहा है कि मजदूरों के लिए नया कानून बना है, सारी मजदूरों की संगठनों ने उसका विरोध कर दिया है और उन्होंने कहा कि 4 कानून जो मजदूर के लिए लाए थे वो मजदूरों को स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह से पहले किसानों के लिए 3 कानून लाए थे देश के लिए, किसानों ने कहा हमें स्वीकार्य नहीं है, अंततः सरकार को कदम वापस खींचने पड़े। तो जाहिर है कि देश में जो जन आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप कोई फैसले नहीं हो रहे। वोट के मामले पे कितनी बड़ी डकैती इस देश में पड़ रही है, कितने शो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी नेता जो है खुद खड़े होकर टेलीविजन पर दिखाने पे लगे हैं कि किस तरह से वोटों की डकैती इस देश के अंदर हो रही है। तो देखा जाए तो सारा देश में लोकतंत्र खतरे में है।
कि हमारे सांसदों की संसद में सक्रियता को लेकर जो प्रश्न चिन्ह उठता रहा है, लगता रहा है, उसको लेकर आपने कहा बीजेपी में तो सुषमा स्वराज का मैं राज बब्बर साहब को देखता हूं या कांग्रेस के जो राज्यसभा यहाँ से सांसद के उन लोगों को देखता हूं, तो उसमें भी मुझे कंजूसी दिखाई देती है, उसमें भी मुझे वो चीज दिखाई देती है भाई आप प्रदेश राज्यसभा सांसद तो ही हैं, लेकिन आप आते नहीं हैं, आप दिखते नहीं हैं, आपको हाल पता नहीं है, आप जानते नहीं है ना, ये मतलब ऐसा क्यों है? पहले तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि भैया आप किसी को कहीं से राज्यसभा भेज दें और उसको पता ही नहीं वहाँ के कल्चर के बारे में, क्या बात है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप राज बब्बर जी की बात कहें तो अगर आपने उनका जिक्र किया है तो जाहिर है कि उन्होंने देश में अपनी एक स्थिति बनाई हुई है और कहीं ना कहीं कोई सवाल उन्होंने उठाए हैं जिससे कि उनका नाम आपकी जुबान पर आ रहा है। कम से कम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कहीं कोई सवाल नहीं उठाए हुए देश में कोई स्थिति नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि सन 80-90 में जब मैं जनता दल में था उस दौरान वो फिल्म अभिनेता थे और अक्सर जनता दल के ऑफिस में मुझे फोन करते थे और उस समय उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं जगी थी और उसके बाद संयोग ये हुआ कि उनको हमारे राज्य उत्तराखंड से भी राज्यसभा में जाने का मौका मिला। हमारे यहाँ से जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा जाए या चुनकर लोकसभा जाए, उनकी उत्तराखंड को लेकर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उत्तराखंड को कितना समझते हैं, उत्तराखंड के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ना। जब आप सुषमा स्वराज आपने कहा कि वो तो आती नहीं थी, वो पर्यटन के लिए लोग आते हैं, तो मैं बाकी सांसदों को जब देखता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के भी ऐसे ही रहे ना, कोई उत्तराखंड का तो भेजा नहीं किसी को, बाहर का ही भेजा, तो उनकी सक्रियता को लेकर भी सवाल उठा भाई। मैंने जो सवाल उठाया वो 2013 की आपदा को उठाया, जो देश के अंदर एक सुनामी आपदा थी और उस समय वो हमारी विपक्ष की नेता थी, संसद में थी। मुझे आश्चर्य है, मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण हुआ, वो क्यों नहीं आई, लेकिन ये इतिहास है, मैं इस बात को भूल नहीं सकता। बाकी जहां तक राज बब्बर जी का सवाल है या क्या कहते हैं कोई और सांसद यहाँ से चुने गए हों, एक आपके चतुर्वेदी जी भी थे। हाँ, वरुण शर्मा जी बेहतर समझ सकते हैं ना, वो बताइएगा शर्मा जी। नहीं, चतुर्वेदी वालों को तो मैं वैसे ही नहीं समझता। अब भट्ट साहब गए, इन्होंने कहा कि चिपको आंदोलन की हमारी नायिका गौरा देवी को भारत रत्न देना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने वो बात। लेकिन जब मैंने देखा कि वही अपना अगस्त मुनि में वही मसला जब वहां देवदार के पेड़ कटने का है और वहां काटने का है, तो पता लगा कि छत्तीसगढ़ से आने वाली राज्यसभा सांसद बिहार की वो मसला उठा रही है, वो चिंतित हो रही है उन पेड़ों को लेकर। तब महेंद्र भट्ट साहब चुप थे, तब हमारे बलूनी जी नहीं बोले, तब ये भट्ट साहब जो आज श्री राम का ज्ञान दे रहे हैं ये नहीं बोले, तो इस पर क्यों तब नहीं बात हुई, क्यों नहीं तकरार हुई? अरुण शर्मा जी देखिए, जब अपनी सरकार खतरे में आ जाती है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता और मुझे लगता है कि इन सवालों को दिल्ली में उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर मुख्यमंत्री इन घटनाओं का संज्ञान लेते। दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया है। जो वृक्ष है वो हमारी दौलत है, वही है देश के पर्यावरण की क्या हालत है आप सब जानते हैं। आज एक क्या हुआ हमारे आसपास के राज्यों में और कितनी इसकी हालत खराब है, कितना सुप्रीम कोर्ट को रोज रोज स्ट्रक्चर पार करने पड़ते हैं, कितना लोगों का जीवन खतरे में है, ये सब आपके सामने। कांग्रेस की तो फ्री एंड दी है। मैं आपको आवाज आऊंगा, शर्मा जी थोड़ा मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है? एक तरफ आप गौरा देवी को भारत रत्न की बात कहकर वाहवाही बटोरते हैं और दूसरी तरफ आप जब वहां ऑल वेदर रोड या चौड़ीकरण सड़क के लेकर देवदार के पेड़ कटते हैं, वहां चिन्हित हो जाते हैं, तो वहां पर आप मौन धारण कर लेते हैं। कोई छत्तीसगढ़ से आने वाली वो सांसद उठाती है कांग्रेस के मामले को, क्या चिंता आपको नहीं होनी चाहिए थी? राज्य आपका है, आपकी परिसंपत्तियां हैं, आपके पेड़, आपके जंगल, आपके लोग, तब कहाँ बात है, उसमें क्यों नहीं बात है? पंकज भाई देखिए, हमको एक चीज तो बहुत साफ साफ समझनी पड़ेगी कि एक मुद्दा होता है राज्य का और दूसरा होता है केंद्र का। लोकसभा और राज्यसभा में वही मामले उठाए जाते हैं जो केंद्र से ताल्लुक रखते हैं जी, और राज्य की विधानसभा में राज्य से संबंधित मामले उठाए जाते हैं। ठीक है। अब सेंट्रल स्कूल केंद्र का मुद्दा है, वन एवं पर्यावरण केंद्र का मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे वहीं उठेंगे। रेल का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अगर हम सड़कों की बात करें NHAI की, तो वो केंद्र का मुद्दा है, तो वो निश्चित तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में उठेंगे। लेकिन उसमें भी आपने बहुत सही सवाल उठाया कि जो पेड़ों के कटने का मामला था वो छत्तीसगढ़ की महिला सांसद ने उठाया, तो ये वास्तव में हमारे सांसदों के लिए सोचनीय विषय है। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है, देखिए, क्योंकि जहां विकास की बात करेंगे, विकास कार्यों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है,
और लोकसभा राज्यसभा में भी भाजपा के सांसद है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि वो यहाँ के मुद्दे ना उठा पा रहे हो उस तरह, जिससे जो ये लगे कि राज्य सरकार के खिलाफ मुद्दे जाएंगे, वो नहीं उठाएंगे। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो त्रिवेंद्र जी ने खनन का मुद्दा उठाया, तो निश्चित तौर पर वो एक तरह से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान था। लेकिन दूसरी ओर आप देखें कि उसी खनन के मैनेजमेंट पे राज्य सरकार को 200 करोड़ का इंसेंटिव मिल गया केंद्र से। तो अब वहां वो विरोधाभासी बातें भी हो रही हैं कि एक तरफ आप राज्य का सांसद केंद्र में खनन के मुद्दे को उठा रहा है और केंद्र उसी मामले में राज्य सरकार को 200 करोड़ का इनाम दे रहा है, तो ये भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना वाला आदमी हूं, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि कई बार अपनी चीजों को देख के, अपनी गलतियों को देख के भी आंख बंद कर लेनी पड़ती। और मुझे लग रहा है कि जो लोकसभा राज्यसभा में हमारे सांसद कर रहे हैं वो उसी को देख के कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले लोकसभा सत्रों के मुकाबले, पिछले राज्यसभा सत्रों के मुकाबले इस बार जो संसद चल रही है उसमें राज्य के मुद्दे ज्यादा उठे, सांसदों ने ज्यादा तैयारी से ज्यादा मुद्दे उठाए हैं। जी पंकज भाई। रतुड़ी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल मेरा यही था कि सक्रियता हो तो चारों तरफ हो। आप सिर्फ वही भट्ट जी से मैं ये उम्मीद करता था, मेरे वहां विधायक रहे हैं, कितने साल विधायक रहे, फिर अध्यक्ष बने ना, फिर आप सांसद नैनीताल से बन गए, मेरे वहां की सीट रिजर्व है अल्मोड़ा जिले की। अब अल्मोड़ा जिले की बात आती है तो मंत्री साहब भी है अपने टमटा जी, अब उनकी सक्रियता को लेकर भी मुझे पता नहीं कितना कुछ लाए होंगे, कहाँ पर क्या लगा होगा, लेकिन थोड़ा आप बताइएगा, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा कि क्यों नहीं फिर गोरा देने वाली बात जो महेंद्र भट्ट करते हैं, तो देवदार के पेड़ों को बचाने की बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसे कई मसले हैं जिस पर लोग। देखिए पंकज जी, ये जो देवदार के पेड़ का मामला है, ये प्रत्येक उत्तराखंडी को विकास भी चाहिए कहीं ना कहीं। ये तो आप जानते हैं कि हम 65% फॉरेस्ट के भूभाग वाले लोग हैं। अगर आपको सड़क कहीं पर जी 72% हो गया वाला भी। अरे 72% तो ठीक है, अच्छी बात है, पर जो मेरी 72 ही है, 72%। तो ये भूभाग एक्चुअली वो भी हो गए जो बड़े वो है, जब खेत खलियान जो है खाली हो गए, जंगल हो गए वो भी, तो इसलिए बड़े हैं। मेरा ये कहना है कि विकास के लिए जो डिमांड है, पलायन रोकने के लिए, पंकज जी, पलायन रोकने के लिए गांव के लोगों की ये भी आवश्यकताएं होती कि हमको सड़क मार्ग से जोड़े। और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो जंगलों से होकर के नहीं गुजरता है। तो विकास भी चाहिए हमको, बैलेंस, तो नेचर को हमको दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ेगा। कहीं विकास के लिए थोड़ा बहुत नहीं, अब देखिए विकास, मैंने कहा कि रेलवे जाएगी तो टनल भी बनेगी। अब लोग कहेंगे कि रेल भी ना जाए और टनल भी ना वो बने, तो ये थोड़ा बहुत तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समझौता होता है विकास के लिए। वो कहावत है ना कि विकास विनाश ही विकास की जननी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खुदेगा भी, कटेगा भी। तो उसको हमारी भौगोलिक का ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, बेचारी बिहार से आती है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उठाया। हमारे सांसद भी सजग है, हमारे सांसद ज्ञान की बात ही नहीं है, वो उन्होंने जनरल सवाल किया था ना, वो उसके लिए तो हम लोग पंकज जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा नहीं कि वो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को समझे कि सड़क कहाँ से कहाँ जा रही है और क्या पेड़ कट रहा है या झाड़ी कट रही है, क्या है ये तो बात का विषय है। लेकिन विकास के लिए कहीं आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं जरूरत होती है तो जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और उम्मीद यही कि हमारे प्रदेश से लोकसभा राज्यसभा में जो भी सांसद हैं वो प्रदेश के मुद्दों को प्रमुखता से समय समय पर उठाते रहें, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहें तो अच्छा लगेगा। लेकिन बात मुद्दों पर होनी चाहिए, बात मुद्दों से भटक कर नहीं कि आप किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए बात रख रहे हो और बता रहे हो कि समस्या का समाधान इससे हो जाएगा, फिर तो वोट लेने के लिए आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। आप एक बार जब करने की बात करें, आप 10 बार जब कर लीजिए, आप 10 साल तक
अब उस सीट से नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं होता। कर्म सबसे बड़ी चीज है, आपको कर्म करना होता है। आप संसद में प्रदेश के मुद्दों को उठाते हैं तो उसका फायदा प्रदेश को मिलेगा। अगर आप चुप्पी साधे रहते हैं, आप इधर उधर की बात करके समय निकालते हैं, तो समझ लीजिए कि जनता इस चीज को देख रही है। आप क्या कहेंगे हमारे सांसदों की कार्यशैली को लेकर, संसद में उठाए गए तमाम मुद्दों को लेकर? आपके पास और कोई जानकारी है तो वो भी साझा करिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा चर्चाओं में। साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।